हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण, जिसका छठा अध्याय है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। और दोस्तों, यह अध्याय में पेज नंबर 42 से 44 पर जो इंफॉर्मेशन दी है वो क्लास 1-2 की एग्जामिनेशन में जियोग्राफी की दृष्टि से मोस्ट आईएमपी इंफॉर्मेशन है और यह वीडियो आपको ध्यान से देखना चाहिए। और दोस्तों, यह टेक्स्ट बुक का छठा अध्याय आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड जियोग्राफी की दृष्टि से बहुत से क्वेश्चन यूपीएससी की एग्जामिनेशन में भी पूछे जा सकते हैं। तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और जो बच्चे कक्षा 7 में पढ़ रहे हैं, इनके लिए तो यह वीडियो यूजफुल है ही। ओके, चलिए बिना वक्त गवाए स्टार्ट करें। हमारा पर्यावरण कक्षा 7 की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक हमारा पर्यावरण, जिसका छठा अध्याय है प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। और दोस्तों, यह अध्याय का यह दूसरा पार्ट है। कल हमने पहले पार्ट में वन के कुछ प्रकारों की बात की थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो भूमध्य सागरीय वनस्पति, आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न है और यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है। दोस्तों, यह अध्याय में चित्र 6.12 यह भूमध्य सागरीय वनस्पति से जुड़ा हुआ है। इमेज आप देख सकते हैं कि आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्व एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारे भिन्न है और यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पतियां पाई जाती है और यह अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इसीलिए इसका यह नाम पड़ा है। कौन सा नाम? भूमध्य सागर के समीप पाई जाती है, इसीलिए नाम पड़ा है भूमध्य सागरीय वनस्पति। और यह वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में यह वनस्पति पाई जाती है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, क्योंकि भूमध्य सागरीय वनस्पति हमारे पूरे विश्व में कहां-कहां पाई जाती है वो हमें याद रख लेना चाहिए। तो ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती है, इसीलिए इसका यह नाम पड़ा। और ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। कौन से प्रकार की? भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। भूमध्य सागरीय वनस्पतियां कहां नहीं पाई जाती है? दोस्तों सोचिए, यहां कुछ उल्टा क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमध्य सागरीय वनस्पतियां कहां नहीं पाई जाती है। तो मैंने आपको बताया कि यह दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है, दक्षिण पश्चिमी दक्षिण अमेरिका में भी पाई जाती है और दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में भी यह भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। लेकिन मंगोलियाई प्रदेश में इसी प्रकार की वनस्पति नहीं पाई जाती। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। और इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है। दोस्तों, यह भूमध्य सागरीय वनस्पतियां जहां पाई जाती है, ऐसे प्रदेशों में कौन सी ऋतु होती है? तो देखो, इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतुएं होती है और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश, दोस्तों नींबू वंश के जो फल है जिसे हम सिट्रस कहते हैं, तो यह सिट्रस वंश के फल पैदा किए जाते हैं। कहां पर? यह भूमध्य सागरीय वनस्पति। और जिन क्षेत्रों में इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है या इसी तरह का दोस्तों मौसम है, वहां पर ऐसे संतरे, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं। इमेज में देखकर आपके मुंह में पानी आ गया? क्या आप खाना चाहते हैं? तो बाजार से खरीद लीजिए, पैसे मैं नहीं भिजवाऊंगा। ओके,
तो ऐसे फल पाए जाते हैं क्योंकि लोगों ने अपने इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है और यहाँ वन्य जीवन कम है। दोस्तों महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है कि ऐसे भूमध्य सागरीय वनस्पति जैसे क्षेत्रों में जिसका दोस्तों मौसम होता है गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु ये यहाँ होती है और इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे नींबू वंश के फल पैदा किए जाते हैं और नींबू वंश के फल जिसे सिट्रस भी कहा जाता है क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छानुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति को हटा दिया है और यहाँ वन्य जीवन कम हो गया है। आंसर बताइए। दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में फल पैदा किए जाते हैं, यानी कि दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन से फल पैदा होते हैं वो आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर यह सभी नींबू वंश के फल है। तो यह सभी फल पाए जाते हैं दक्षिण पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। क्या आप जानते हैं यह शीर्षक से दोस्तों एक अच्छी इंफॉर्मेशन यहां दी गई है कि भूमध्य सागरीय वृक्ष शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं। उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती है। क्या दोस्तों, यह भूमध्य सागरीय वृक्ष की मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोकती है और भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। क्या यह भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है? आपने याद रख लिया है ना? ओके, तो मैं आपको क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि निम्न में से किस प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? कौन से प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? भूमध्य सागरीय प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। आगे शंकुधारी वन की बात करें। इमेज में आप देख सकते हैं कि शंकुधारी वृक्ष कैसे होते हैं। क्रिसमस ट्री जैसे वृक्ष होते हैं शंकुधारी वन में। तो उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश दोस्तों हमारी पृथ्वी पर 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। चित्र 6.13 इमेज में आप देख सकते हैं। चित्र 6.13 क एवं ख यह शंकुधारी वन के इमेज है और इन्हें टैगा भी कहते हैं। क्या यह शंकुधारी वन को टैगा भी कहते हैं और ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। हमने जब यह अध्याय की शुरुआत की तब सलीमा ने दोस्तों अपना प्रवास का एक जिक्र किया था जिसमें इसी तरह के शंकुधारी वन देखे थे। कहां पर? हिमालय में। तो हिमालय में यह शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं और ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। क्या इसकी जो काष्ठ है वो नरम होती है और यह सदाबहार वृक्ष है, यानी कि उनके सभी पान नीचे नहीं जड़ जाते, यानी कि नए पान ऊपर आते हैं और कुछ पुराने पान नीचे गिरते रहते हैं। तो हम बात करते हैं शंकुधारी वन की। उत्तर गोलार्ध के उच्च अक्षांशों में यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? टैगा कहा जाता है और ये वन अधिक ऊंचाइयों पर भी पाए जाते हैं। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। और हिमालय दोस्तों वहां हम सबको पता है कि मौसम ठंडा है और जैसे जैसे ऊंचे आगे बढ़ते जाएंगे तो वहां पर ऐसा हवामान होगा जो इनके लिए अनुकूल है। ओके, और यह वृक्ष की कौन सी महत्वपूर्ण बात है कि ये लंबे होते हैं, नरम काष्ठ वाले होते हैं और ये सदाबहार वृक्ष होते हैं। और इन शंकुधारी वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के लिए काम आती है। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। चीड़, देवदार आदि इन वनों के मुख्य पेड़ है और यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, मीघ ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। तो इस पेज में से हमें क्या क्या याद रख लेना चाहिए? सबसे पहले तो यह जो शंकुधारी वन है वहां कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? चीड़ और देवदार के पेड़ पाए जाते हैं और उनका जो काष्ठ होता है वो नरम होता है और नरम काष्ठ में से लुगदी बनाई जाती है और यह लुगदी का उपयोग अखबारी कागज या तो सामान्य कागज बनाने के लिए किया जाता है।
और याद रखना, नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। और शंकुधारी वन में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो रजत लोमड़ी, मीक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर यह शंकुधारी वन में पाए जाते हैं। ओके, क्या आप जानते हैं कि रूसी भाषा में टैगा का अर्थ क्या होता है? रूसी भाषा में टैगा का अर्थ होता है शुद्ध या अनछुआ। ओके, अब क्वेश्चन के आंसर बताइए कि शंकुधारी वन और वृक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों, क्लास 1-2 ऑफिसर बनना है तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन फेस करने होंगे, इसीलिए तो मैंने आपके सामने ऐसे क्वेश्चन रखे हैं। बताइए कि शंकुधारी वन और वृक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 3 सेंटेंस दिए हैं और कौन सा कथन सही है वो पता लगाना है। चलो पढ़ो पहला सेंटेंस कि शंकुधारी वन को टैगा भी कहते हैं। हाल ही में मैंने आपको बताया कि रूसी भाषा का एक शब्द है टैगा, जिसका मीनिंग होता है अनछुआ। क्या मैंने आपको बताया कि अनछुआ या शुद्ध टैगा का अर्थ होता है? तो यह सेंटेंस बिल्कुल सही। शंकुधारी वृक्ष हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखने को मिलते हैं, यह कथन भी बिल्कुल सही, जैसा कि सलीमा ने देखा था। ओके, और वृक्षों के काष्ठ का उपयोग फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, यह तो कल वाली बात आई। कल मैंने आपको बताया था कि कौन सी वनस्पति में से यह फर्नीचर, यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाई जाती है, लेकिन यहां मैंने आपको हाल ही में बताया कि वृक्षों के काष्ठ का उपयोग, यानी कि शंकुधारी वन के वृक्षों के काष्ठ का उपयोग माचिस बॉक्स, आपके हाथ में यदि माचिस बॉक्स है तो ऐसे माचिस बॉक्स या तो कोई और चीजों के बक्से बनाने के लिए किया जाता है। तो यह सेंटेंस गलत हो गया और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही। 1 और 2 नंबर का कथन सही, आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, शंकुधारी वन में कौन सा जानवर देखने को नहीं मिलता? कौन सा जानवर शंकुधारी वन में देखने को नहीं मिलता? तो रजत लोमड़ी भी मिलती है, मिक मिलता है, ध्रुवीय भालू भी देखने को मिलता है, लेकिन बाघ दोस्तों यह शंकुधारी वन में देखने को नहीं मिलता। आंसर बन जाता है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, चीड़, देवदार आदि किस प्रकार के वनों के मुख्य पेड़ है? चीड़ और देवदार किस प्रकार के वनों के मुख्य पेड़ है? यह शंकुधारी वन के मुख्य पेड़ है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन ए। लगातार मैंने आपके सामने 3 क्वेश्चन रखे, आपके कितने सही हुए या गलत? 2 या 3? 2। तो कौन से क्वेश्चन में आपने गलत आंसर दिया, जरा सोचिए। अगला एक और क्वेश्चन कि चीड़ और देवदार की लकड़ी का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? चीड़ और देवदार यह शंकुधारी वन के वृक्ष के जो काष्ठ होते हैं वो नरम होते हैं। तो यह नरम काष्ठ का उपयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? माचिस के बक्से बनाने के लिए, पैकिंग के बक्से बनाने के लिए, जी हां, फर्नीचर बनाने के लिए नहीं, और यातायात एवं निर्माण सामग्री में भी इस पेड़ के लकड़ी का उपयोग नहीं किया जाता। तो हमारा आंसर बन जाता है 1 और 3, यह दोनों चीजें बनाने के लिए चीड़ और देवदार की लकड़ी का उपयोग किया जाता है। सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। ओके, आओ कुछ करके सीखे, यानी कि यह अध्याय में एक एक्टिविटी दी गई है कि अपने आसपास नरम तथा दृढ़ काष्ठ से बनी वस्तुओं पर ध्यान दे। यानी कि आपको एक कागज लेना है और कागज में आपको लिखना है कि कौन कौन सी चीजें नरम काष्ठ से बनी है और कौन कौन सी चीजें दृढ़ काष्ठ से बनी है। ओके, और अपने बड़ों से अपने आसपास के वृक्षों के नाम पता करें। यानी कि आपसे जो बड़े हैं वो आसपास की वनस्पतियों के नाम जानते हैं, उनसे पूछे और वनस्पतियों का परिचय प्राप्त करें। ओके, घास स्थल, आगे दोस्तों अध्याय में घास स्थल की बात की गई है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं उष्णकटिबंधीय घास स्थल की। तो ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंध क्षेत्रों तक फैले हैं। और चित्र 6.14 इसी तरह का चित्र यह अध्याय में दिया गया है। और यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। क्या दोस्तों, यहाँ वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होती है। एक बार फिर से पढ़ लो, उष्णकटिबंधीय घास स्थल, ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक फैले हैं। और यहाँ वनस्पति निम्न से मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं। और यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ सकती है। क्या दोस्तों, यह क्षेत्र में कहां पर, यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल
जहां यह क्षेत्र है वहां घास की ऊंचाई है 3 से 4 मीटर और अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का एक एग्जाम्पल है। क्या याद रखना, सवाना का एक मैदान है, वहां पर ऐसी 3 से 4 मीटर ऊंची घास उगती है और यह कहां पर है? अफ्रीका में। और सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। चित्र 6.15 दोस्तों इमेज में आप देख सकते हैं, लेकिन यह जो चित्र है वो गलत चित्र रखा गया है क्योंकि यह वॉलरस जैसा चित्र है। आगे मैं आपको बात करने वाला हूं। ओके, तो याद रखो कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल जिसका एग्जाम्पल है सवाना घास स्थल, कहां पर है? अफ्रीका में। और यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल वाले क्षेत्रों में कौन कौन से पशु पाए जाते हैं? हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुए आदि। आंसर बताइए। हाथी, जेब्रा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ जैसे जानवर कहां पाए जाते हैं? तो यह सभी जानवर कहां पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय घास स्थल में पाए जाते हैं। तो यहां आंसर बन जाता है, यहां दोस्तों गलत लिखा गया है ए बी सी डी। हमारा सही आंसर बनता है ऑप्शन डी। उष्णकटिबंधीय घास स्थल में यह सभी जानवर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एक उदाहरण दीजिए। यानी कि उष्णकटिबंधीय घास स्थल के एग्जाम्पल दिए हैं, इनमें से दोस्तों सही आंसर है उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एग्जाम्पल है अफ्रीका में स्थित सवाना का मैदान। आगे शीतोष्ण घास स्थल की बात करें तो ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। दोस्तों शीतोष्ण घास स्थल वाले क्षेत्रों में कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो याद रखना, जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप। ओके, और ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी बट पौष्टिक होती है और शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। आंसर बताइए। सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप कहां पाए जाते हैं? तो इस प्रकार के जानवर शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाते हैं। मैंने आपको शीतोष्ण घास स्थल के बारे में बताया। तो यह शीतोष्ण क्षेत्र में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं। सही आंसर बनता है ऑप्शन सी। आगे कंटीली झाड़ियों की बात करें। शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में यह कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। क्या दोस्तों, यह शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं और तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तानी प्रदेश को चिन्हित करें। यानी कि आपके पास यदि वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप में आपको चिन्हित करना है रेगिस्तानी प्रदेश को। और क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? भारत का बड़ा रेगिस्तान क्या नाम है? थार रेगिस्तान। ओके, कहां पर है? राजस्थान में है। और रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं। यानी कि रेगिस्तान में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं, यह एक लिस्ट बनाइए और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि रेगिस्तान में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। ओके, आंसर बताइए। कंटीली झाड़ियां कहां पाई जाती है? कंटीली झाड़ियां कहां पाई जाती है? शुष्क रेगिस्तान में कंटीली झाड़ियां पाई जाती है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काय, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। क्या? यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। यहाँ केवल काय, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती है। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान ही विकसित होती है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है।
यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो इन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर है सील, वालरस, कस्तूरी बेल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। दोस्तों यह इससे ठंडे क्षेत्र में यह जानवर पाए जाते हैं। एक बार फिर से देख लो कि शुष्क रेगिस्तान जहां पर जलवायु बहुत ठंडी है और खास तौर पर ध्रुवीय प्रदेश है, वहां इस प्रकार की जलवायु देखने को मिलती है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो इन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं। और यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर में सील, वालरस, कस्तूरी बेल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी। और यहाँ ध्रुवीय भालू को देख सकते हैं जिसके शरीर पर मोटा फर एवं यह चमड़ी कैसी होती है, मोटी चमड़ी होती है। आंसर बताइए। ध्रुवीय प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 सेंटेंस है और कौन सा कथन सही है वो पता करना है। चलो पढ़ो। यहाँ केवल काय, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती है। दोस्तों यह ध्रुवीय प्रदेश में इसी प्रकार की झाड़ियां पाई जाती है, बिल्कुल सही। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप। दोस्तों ऐसे जानवर यह ध्रुवीय प्रदेश में नहीं जी सकते क्योंकि ध्रुवीय प्रदेश में मोटे फर और मोटी चमड़ी वाले ही जानवर पाए जाते हैं। और जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप कहां पाए जाते हैं मैंने आगे आपको बता दिया। ओके, तो यह सेंटेंस गलत हो गया और हमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है, तो केवल 1 नंबर का सेंटेंस सही। और यदि दूसरे सेंटेंस को सही करना है तो यहाँ जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप के बदले हमें क्या लिखना चाहिए? ध्रुवीय क्षेत्रों में सील, वालरस, कस्तूरी बेल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीली लोमड़ी पाई जाती है। क्या आप जानते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में घास स्थल विभिन्न नामों से जाने जाते हैं? यानी कि पूरे विश्व में घास स्थल है, जैसा कि हमारे गुजरात के कच्छ जिले में भी जो कच्छ का रेगिस्तान है वहां पर बन्नी नामक घास होता है। क्या बन्नी नामक घास होता है? तो ऐसे विश्व में बहुत से स्थल है जो विभिन्न नामों से प्रचलित है। तो उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन कौन से याद रखो, बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय घास स्थल, पूर्वी अफ्रीका का जो उष्णकटिबंधीय घास स्थल है वो कहलाता है सवाना। और मैंने आपको बताया कि सवाना के जो घास के मैदान है वहां 3 से 4 मीटर ऊंची घास होती है और यहाँ पर हाथी, जिराफ और ऐसे जानवर पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया। ओके, ब्राजील का जो घास का स्थल है, घास का मैदान है, इसे कहा जाता है कंपोस। और वेनेजुएला में है लानोस। तो आपने क्या याद रखा? अफ्रीका को किसके साथ जोड़ना चाहिए? सवाना को। ब्राजील में कंपोस और वेनेजुएला में लानोस। ओके, तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है, सही आंसर है पूर्वी अफ्रीका सवाना। जी हां, यह है। उत्तरी अमेरिका यह ठंडा क्षेत्र है, यह उष्णकटिबंधीय नहीं है। तो आंसर बन जाता है उत्तरी अमेरिका में जो प्रेयरी घास स्थल है वो उष्णकटिबंधीय घास स्थल का एग्जाम्पल नहीं है। तो आंसर बन जाता है ऑप्शन बी। लेकिन ब्राजील का कंपोस और वेनेजुएला का लानोस यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल के एग्जाम्पल है। आगे मैं आपको शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल की बात करता हूं। तो अर्जेंटीना एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल वाला क्षेत्र अर्जेंटीना, जहां पर यह घास स्थल किस नाम से प्रचलित है? पैम्पास। उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, और यहां ऑप्शन में मैंने आपको जो बताया था उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, यह किस प्रकार का घास स्थल है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है यह सभी। दक्षिण अफ्रीका में वेल्डा, मध्य एशिया में स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया का डान। याद रख लो क्योंकि आगे में यहां से एक क्वेश्चन सेट करने वाला हो। अर्जेंटीना में पैम्पास, उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका वेल्डा, मध्य एशिया स्टेपी और ऑस्ट्रेलिया डान। सही। ओके, चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। निम्न में से एक शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है। कैसा? शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है, बताइए। दक्षिण अफ्रीका वेल्डा यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल, मध्य एशिया स्टेपी यह भी सही। ब्राजील का कंपोस
यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है, बल्कि यह उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। तो यह आंसर बन जाता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया का डान यह भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। आंसर बन जाता है ऑप्शन सी। ओके, और आगे बात करें तो सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। आगे दोस्तों, सलीमा अपने पिताजी से बात करती है कि आखिरकार यह लोग वन को क्यों काट रहे हैं, और सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाए, यह वनों को इस प्रकार साफ कर दिया जाता है तो वन्य जीव कहां जाएंगे? क्या ये वन पुनः वैसे ही बन पाएंगे? अगर लोग इस प्रकार पेड़ों को काटते रहे तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जल वाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? यह सभी क्वेश्चन सलीमा के दिमाग में उठने लगे। क्या आप सलीमा से सहमत है? अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें और इनके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि आप भी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में नीचे कुछ लिखें, और वीडियो वाकई में आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करें। यहाँ यह अध्याय को खत्म करते हैं, लेकिन अध्याय के लास्ट में जो अभ्यास के क्वेश्चन दिए गए हैं, तो कल हम प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे। टेक केयर एंड जय हिंद।